अम्मी ने घर के करीब एक तालीमी इदारा खोल रखा था। वो तमाम दिन इस इदारे में मसरूफ़ रहती थी और अब्बू बिजनेस करते थे। सुबह के गए रात को आते। भाई ताजदार इन दिनों लंदन आला तालीम के लिए गए हुए थे। तभी सितारा उदास रहती थी। वो मेरी फूफी ज़ाद थी। गिरचा इस बात का जिक्र घर में कोई नहीं करता था, लेकिन इस अमर का इल्म सभी को था कि दादी अपनी जिंदगी में ताजदार और सितारा की मंगनी कर गई थी। तभी जब वो अकेली होती भाई इसे सत्तारी की बजाय मंगेतर कहकर बुलाते। वो बहुत गुस्से होती, कहती, देखो ताज, आइंदा मुझे यूं मत बुलाना, बल्कि मेरे नाम से पुकारना। मंगेतर कहकर इसलिए बुलाता हूँ कि कहीं तुम इस बात को भूल ना जाओ। भाई की ख्वाहिश थी वो आला तालीम के लिए लंदन जाएं, सो चले गए। तभी से सितारा खोई खोई सी रहने लगी। वो हमारे घर आती तो अधर उधर देखती रहती। तब मैं पूछती, सितारा क्या हुआ है, तुम्हारी कोई चीज़ खो गई है क्या? इस पर वो और उदास हो जाती, लेकिन कभी कभी मेरे इस सवाल का जवाब ना दे पाती। एक बार ताज भाई छुट्टियों में चंद दिन के लिए लंदन से आए, लेकिन फूफी वाले उसे लेने एयरपोर्ट ना आए। भला फिर सितारा कैसे आती? जहाज से उतरते ही भाई की निगाहें इसे तलाश करने लगी। वो उधर उधर देखने लगा। तभी उम्मी ने पूछा, बेटा ताज क्या हुआ है? क्या कोई चीज़ गुम हो गई है जिसको तलाश कर रहे हो? इस पर वो झिम सा गया। 2 दिन बाद सितारा अपनी बड़ी बहन अमारा के साथ आई। बाजी अमारा शादीशुदा थी। वो भाई से मिलकर अपने घर लौट गई, लेकिन सितारा को उम्मी ने जाने ना दिया। बोले, इतने दिन बाद आई हो और अभी जा रही हो। 2-4 दिन हमारे पास रहूं, तुम्हें बाद में खुद तुम्हारे घर छोड़ उहेगी। सितारा हमारे घर रह गई। मैं कॉलेज चली जाती और उम्मी अपने इदारे घर में ताजदार और सितारा रह जाते थे। अब वो सितारा को मंगेतर नहीं कहता था, क्योंकि वो बड़ी हो गई थी और भाई सोचता था कहीं ये बुरा ना मान जाए। उन्हीं दिनों हमारा एक कजिन फाखिर हमारे घर आया। वो सितारा की छोटी बहन इमराना को पसंद करता था। उसने अपने दिल की बात ताजदार से कह दी तो भैया ने भी अपने दिल की बात इससे कह दी। बस यहाँ से ही उनकी जिंदगी में बर्बादी का आगाज हुआ। असद भी हमारा कजिन था। वो सितारा का बड़ा भाई था और ताजदार से उसकी बहुत बनती थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। एक दिन असद ने भाई से पूछा, ताजदार तुम तो लंदन में होते हो, किसी से प्यार करते हो? किसी से भी नहीं, भाई ने जवाब दिया। जाहिर है वो सितारा का नाम कैसे लेता? भला कोई भाई ये बर्दाश्त कर सकता है कि इसकी बहन से कोई प्यार करे? यूं सितारा को भी अपने भाई का ख्याल था। वो उसकी गैर मौजूदगी में भी हमारे घर रहती तो बहुत रख रुके से रहती थी। जानबूझकर ताजदार से दूर दूर रहती और कोई प्यार वाली बात नहीं करती थी। बस हर वक्त लड़ाई वाले तेवर बनाए रखती। भाई इसकी लड़ाई को प्यार ही समझता था। वो हफ्ते में 2-3 बार कोई ना कोई बहाना करके फूफो के घर चला जाता। तब सितारा बनावटी गुस्से से कहती, ताज तुम रोज रोज क्यों हमारे घर आ जाते हो, जबकि तुम मुझे बहुत ही बुरे लगते हो? वो जवाब देता, अच्छा तो मैं अभी वापस चला जाता हूँ। इस बात पर भी इसको गुस्सा आ जाता और फूफी इसको डांटती। सितारा, खबरदार जो तुमने मेरे भतीजे को कुछ कहा। वो तो चंद दिनों के लिए पाकिस्तान में है। क्या घर आए मेहमान को ऐसा कहते हैं? भाई खुश हो जाता, इसको चिढ़ाता कि मैं बड़ा तुमसे मिलने आता हूँ। मुझे तो फूफो की याद आती है, इसलिए आ जाता हूँ और ना कभी ना आता। इस किस्म की लड़ाई के बाद जितनी देर भी वो वहां रहता, सितारा इससे नाराज सी रहती, लेकिन जो ही वो जाने की तैयारी करता, वो मुआफ़ी मांगने लगती। कहती, मुझे मालूम है तुम मेरी बातों से खफा हो गए हो। अच्छा चलो अब नहीं कहूंगी, मान जाओ। मत जावा भी। इन दिनों दोनों की बातें इस कदर मासूम थी कि क्या बताओ है। भाई की मजाक करने की आदत थी। वो इसको तंग करने को कहता कि आज मुझे फुला लड़की ने कहा है तो मुझे अच्छे लगते हो। इस पर वो कहती, तो जाओ इस लड़की के पास, यहाँ क्यों आए हो? वो इतनी मासूम थी कि कभी कभी मंगेतर को ताजदार भाई बुलाने लगती। तब भाई को गुस्सा आ जाता। वो कहता कि देखो तो मुझे भाई ना बुलाया करो। मैं तुम्हें भाई क्यों ना बुलाओ? भाई ना बुलाओ है तो क्या दादा कहूँ? तुम मेरे कजिन हो और कजिन भी भाई ही होते हैं। वो तलाक से जवाब देती।
तब फूफो इसको डांट देती कि तुम ताज से बहस मत किया करो। वो बेचारी शर्मिंदा हो जाती, ताहम वो अक्सर लड़कियों वाले सवाल भी इससे करती, मसलन, ताज कब कर रहे हो तुम शादी? वो अभी पैदा ही नहीं हुई। ताज हंसकर जवाब देता, मजाक मत करो, जल्दी से तुम शादी करो और मुझे अपनी शादी पर 2-4 जोड़े कपड़े खरीद कर देना, वरना मैं तुम्हारी शादी में नहीं होगी। 3-4 की क्या बात है, 300-400 भी कहोगी तो खरीद दूंगा। इस बात पर वो फिर नाराज हो जाती तो ताज मिन्नत करने लगता, सुनो तारा, तुम्हारे बगैर मेरी शादी हो ही नहीं सकती। वो खुश हो जाती, मगर समझ न पाती कि ताज क्या कह रहा है। एक दिन फाखिर आया और कहने लगा, ताज तुम सितारा को इज़माओ तो सही। ये ना हो कि तुम उसको मंगेतर समझकर चाहते रहो और वो किसी और को मन में बसेले ले। मीर अबे दोस्त की बातों में आ गया। एक दिन जब वो हमारे घर आई हुई थी, ताज ने एक खत से देकर कहा कि सामने वाले घर में जो लड़की नसरीन रहती है, इसको ये खत दे देना और कहना कि कोई बहाना करके हमारे घर आ जाओ। वो पहले तो हैरान होकर ताज को देखने लगी, फिर पूछा, क्या सचमुच देऊ है? तब वो बोला, हाँ, सच बच देऊ। मैं वाकई में कह रहा हूँ, कोई मजाक तो नहीं कर रहा। वो लड़की मुझे अच्छी लगती है। पहली बार सितारा का दिल मुरझा गया, से एहसास हो खुशी गई और उसकी आंखें भर आईं। तभी वो मुन्ह दूसरी तरफ फेर कर भाग गई। हालांकि ताज इस रोज से कब्ल नसरीन को जानता तक न था, बस नाम सुना था। लेकिन जब सत्तार अलिफ ने जाकर उसे खत दिया तो नसरीन बहुत खुश हुई। शायद वो मेरे भाई को अपने घर की खिड़की से चुपके चुपके देखा करती थी और इस बात को फाखिर ने नोट कर लिया था। वो फौरन इसके साथ घर आ गई। सितारा ने इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर नौकर से कहा कि ताज से कहो, नसरीन आ गई है। अब तो ताज बुरी तरह फंस गया। बहरहाल उसने नसरीन को किसी तरह टाल दिया, क्योंकि इसने तो मजाक किया था। नहीं जानता था कि वो दौड़ी हुई आ ही जाएगी। भाई के रखई से बात करने पर नसरीन को शर्मिंदगी महसूस हुई और वो खफा सी वापस चली गई। लेकिन सितारा ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उम्मी स्कूल से आए तो नौकर ने बताया कि पड़ोसन लड़की आई थी। उन्होंने पूछा, ताज बेटे, नसरीन क्यों आई थी? क्या तुमने बुलाया था? सितारा की वाकिफ है, शायद इससे मिलने आई होगी। भाई ने अल्साबात सितारा पर डाल दी। अम्मी ने मजीद ध्यान न दिया और मुलाजिम से कहा, खाना गाओ और मुझे कहा कि सितारा से कहो खाना खा ले। वो खाना खाने ना आई। तभी भाई को एहसास है। वो इसके कमरे में गया, देखा तो सत्तार अरवर ही है। बजाय अफसोस के ताज को यक गोना मसरत का एहसास हुआ। ये इस बात का सबूत था कि वो मोहब्बत के जज्बों को समझने लगी थी। अब वदा करता हूँ कि आइंदा कभी ऐसा मजाक न करूँगा। अब चलो उठो, खाना खा लो, मी बिला रही है। वो किसी सूरत मान ना रही थी। ताज ने लाख कहा, मुआफ कर दो, मजाक को मजाक समझो। तुम तो वाकई संजीदा हो गई। देखो, क्या तुम मुझे इतना बरोर का समझती हो कि मैं गैर लड़कियों के पीछे भागता फिरूंगा? मगर वो तो आज गुस्से में बिखरी हुई थी। बोली, मेरी बिला से बस तुम चुप ही रहो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे कल भी तुमसे नफरत थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मैं प्यार करने वालों को पागल समझती हूँ और मुझे पागल बनने का कोई शौक नहीं है। ताज से मिन्नता रहा और बड़ी मुश्किल से खाने की मेज तक लाया, क्योंकि उम्मी खाने पर इंतजार कर रही थी और इसका रो नाबंद ही ना हो रहा था। अम्मी ने इसकी सुर्ख आंखों को देखकर मामला भांप लिया। मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें पता है सितारा क्यों रोई है? नहीं उम्मी, मैंने जवाब दिया। तब वो ताज से मुखातिब हुई कि कहीं तुमने तो कोई बात नहीं कह दी, मुझे बीच बीच बताओ, क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? क्योंकि मैं अब फौरन तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। उम्मी की बात सुनकर भाई खाना खाते खाते हंस पड़ा। बोला, हाँ उम्मी, एक है तो पागल लड़की, लेकिन वो तो मुझे ही पागल समझती है। अम्मी ने पूछा, तुम अपनी किसी फूफी की बेटी की जानिब तो इशारा नहीं कर रहे? मैं इतनी जल्दी सब कुछ आपको नहीं बता सकता, बाद में बताओहेगा। अम्मी ने तभी सितारा की जानिब देखा। वो सर झुकाए सारी बात सुनती रही और कुछ दिन हमारे घर उदास उदास सी रहकर चली गई। एक दिन उम्मी के सर में अचानक दर्द हुआ। दर्द इतना शदीद था कि वो बेहोश हो गई।
ताज घर पर ना था, वो वालिद साहब की तरफ गया हुआ था। मुलाजिमा ने ऑफिस फ़ोन करके उनको बुलाया। ताज फौर घर आ गया और उम्मी को डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप हो तो पता चला कि दिमाग का कैंसर है और बात काफ़ी आगे जा चुकी थी, लिहाजा डॉक्टर ने बता दिया कि वक्त बहुत गुजर चुका है। बेहतर है अब उनको खुश रखें और जितने दिन जिंदगी के हैं ये जिनसी खुशी से पूरे कर लें। वो चाहते थे कि उम्मी को इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाएं, मगर डॉक्टर ने कहा इनकी जिंदगी सिर्फ एक आधे माह बाकी है, बेहतर है अब उनको कहीं लेकर ना जाएं। डॉक्टर ने ठीक बताया था, उम्मी जान 1 माह बाद फौत हो गई। हम बहन भाई उनके बगैर अधूरे हो गए, क्योंकि वो ना सिर्फ हमारी माँ थी बल्कि बेहतरीन दोस्त भी थी। अम्मी की वफ़ात के 40 दिन बाद वालिद साहब ने मेरी शादी का फ़र्ज़ा अदा कर दिया था कि ताज भाई मेरी शादी में शामिल हो सके। मेरी रुखसती हो जाने के बाद वो बहुत उदास और अकेला हो गया। इसी दौरान सितारा की छोटी बहन की भी मंगनी हो गई। जब फ़ाखिर को पता चला तो उसने वालिदैन को फूफो के घर रिश्ते के लिए भेजा। तब उन्होंने जवाब दिया कि पहले तुम कहाँ थे, अब जबकि हमने बेटी की मंगनी कर दी है, रिश्ता लेने आ गए हो। अब देर हो चुकी है, मंगनी करके तोड़ी नहीं जा सकती। पहले आप लोग आ जाते तो हम ज़रूर रिश्ता आप लोगों को देते, मगर अब सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर फ़ाखिर को बहुत दुख हुआ। वो बेहद गुस्से में ताज भाई के पास आया। उन्होंने समझाया कि लड़की वालों की बात ठीक है, मंगनी हो गई है, अब तुमको कैसे रिश्ता मिल सकता है। जब सितारा का रिश्ता तुमको मिल सकता है तो मुझको इमराना का रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता। मैं भी तो फूफो का रिश्तेदार हूँ। मेरी बातचीत तो इस वक्त बुजुर्गों ने तय कर दी थी, जब हम अभी बच्चे थे। इस वजह से मेरा रिश्ता पक्का है। अब तुम सब्र करो, सिवाय सब्र चारा नहीं। भाई ने तो ये बात सादा लौ में कही थी, लेकिन फ़ाखिर के दिल को तीर बनकर लगी। इसने ताजदार से बेहद हसद महसूस किया। वो जल भुनकर बोला, मैं तो दोस्त समझ कर आया था और तुम मुझको सब्र का रास्ता दिखा रहे हो। तुम्हारी सितारा से शादी ना हो फिर मैं देखूंगा तुम्हें कि ये सब्र आता है। ताज इसके बिगड़े तेवर देखकर भांप गया कि फ़ाखिर को इसकी बात से बहुत तकलीफ पहुंची है। शायद वो इसके पास इसलिए आया था कि दोस्त इसकी कोई चारा जोई करेगा, उल्टा यहाँ सब्र का भाषण सुनने को मिल गया था। फ़ाखिर दिल का इतना खोटा निकलेगा, ताज सोच भी ना सकता था कि वो इतनी सी बात का ऐसा इंतकाम लेगा कि ज़िंदगी की खुशियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। फ़ाखिर ने घर जाकर असद को ख़त लिख दिया कि ताजदार तुम्हारी बहन के साथ मोहब्बत के ड्रामे रचता है और दूसरी तरफ पड़ोस की लड़की को मोहब्बत नामे लिखता है। ये 2 लड़कियों को एक साथ बेवकूफ़ बना रहा है। तुम अपनी बहन को संभालो, वरना ख़ानदान भर में आप लोगों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। मेरा यकीन नहीं तो नसरीन को फ़ोन करके खुद इससे पूछ लो। बेहतर तो यह है कि अपनी बहन को ताजदार के घर मत जाने दिया करो। भाई का जोर तो यहाँ तक था, जब घर में मां ना रही तो उन हालात को कौन संभालता। जाने फ़ाखिर ने कैसी बातें असद को कहीं कि असद समेत इसके घर वाले ताजदार से नफरत करने लगे। इसके बाद फ़ाखिर भी सामने ना आया। ताज अब फूफो के घर जाता तो वो लोग रखई से मिलते, यहाँ तक कि असद भी भाई से बात ना करता। वो इससे दूर दूर रहने का खुदा जाने फ़ाखिर ने क्या क्या इससे कहा था। सत्तार अनी सिर्फ इसी कदर बताया कि असद भाई उम्मी अबू से कहते हैं ताज लंदन से आया है और वहाँ उसकी सोसाइटी बहुत गलत है। ये दूसरी लड़कियों से भी दोस्ती रखता है, इनको धोखा देता है, वैसे ही हमारी बहन को भी धोखा देगा। इसने हमसाए की लड़की को भी खतूत लिखे हैं और इससे खुफिया दोस्ती की हुई है। इसने हमारी बहन से शादी कर भी ली तो जल्द उसे छोड़ जाएगा। इसको रिश्ता नहीं देना। मेरी दूसरी फूफो जो अपनी बेटी का रिश्ता ताजदार को देने की आर्जुमंद थी, उन्होंने भी फ़ाखिर के कहने में आकर बड़ी फूफो को भिड़का आके ये पड़ोस की लड़कियों के पीछे फिरता है। पाकिस्तान को भी इसने लंदन समझ रखा है। फूफो ने फिर भी तस्दीक की। वो नसरीन के घर गई और बहुत प्यार और इल्तिजा से पूछा किया, ताजदार ने तुमको ख़त लिखा था? वो बोली, हाँ, ख़त लिखा और मुझे अपने घर मुलाकात के लिए बुलाया भी था। ये सच बात है, अब कहीं तो ये बात मैं ताजदार के सामने करूंगी। फूफो के लिए बस इतना काफ़ी था। ताजदार बहुत परेशान था। वो छोटी फूफो के पास गया, जो फ़ाखिर की बिछी लगती थी।
इनसे मिन्नत की कि बड़ी फूफो को समझाइए, इनको गलत फहमी हुई है, जो बातें वो सुन रही हैं सच नहीं है। मेरी माँ तो मर गई है, अब भी मेरी माँ की जगह है, मुझे खानदान से जुदा ना करें। वो कहने लगे कि तुम मेरी बेटी सोबिया से शादी कर लो, मैं तुमको फिर से खानदान में शामिल करवा दूंगी। भाई को सोबिया कबूल ना थी, लिहाजा वो खानदान भर सीन के लिए अजनबी बन गया। सितारा से रिश्ता टूटा तो ताजदार का दिल भी टूट गया। अब इसका मन किसी बात में ना लगता था। घर में वालिदा नहीं थी और बाहर की दुनिया में कोई खुशी नहीं थी। वो बीमार पड़ गया। वालिद साहब इसको मरी ले गए ताकि उसकी सेहत बहाल हो और दिल किसी बात में लगे। अभी ये मरी में थे कि वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ और उनकी इत्तला पहुंची। मैं अपने खावंद के हमरा दीवाना वार पहुंची। ये देखकर हैरत हुई कि अबू की वफात पर खानदान वाले नहीं आए थे, सिर्फ सितारा, इसकी बाजी और फूफो आई थी। वो सुबह आई और शाम तक रहकर चली गई। 2-4 दिन बाद सबसे छप कर सितारो दोबारा हमारे घर आए। मेरे गिले लगकर खूब रोई। वो अबू और अम्मी को याद करती थी और रोती थी। इसकी ये हमदर्दी हमारे दिलों में घर कर गई। काफी देर हम दोनों अबू मरहूम की बातें करती रहीं। मैंने सितारा से कहा, मैं तो चंद दिन बाद अपने घर चली जाऊंगी और ताजदार अकेला रह जाएगा। अब उसे हर हाल लिंदी भी जाना है, तालीमी नया साल शुरू होने वाला है। तुम्हारी इसके बारे क्या राय है? तब ही वो बोली, मैं तो समझती थी कि बुजुर्गों की राय हमारे बारे एक कर देने की है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी उम्मी फौत ना होत तो ऐसा ना होता, लेकिन अब तो रिश्तेदारों को मौका मिल गया है। लेकिन इसने तो तुम्हारे सिवा किसी का ख्याल तक दिल में नहीं रखा। आपी अब तो हम दोनों घरानों को खानदान वाले उम्र भर मिलने नहीं देंगे। लिहाजा काफी सोच और विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हमें खानदान वालों को इस मामले से दूर रखना पड़ेगा। मैंने शादी की तो ताजदीरत से ही करूंगी। इसे कहिए मेरा इंतजार करे, मैं कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर लूं। मैंने सितारा की कही बातें ताजदार को बता दें। वो लंदन चला गया। 2 साल बाद वापस लौटा। सितारा भी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुकी थी। मैं एक रोज इससे मिलने चली गई। खुशकिस्मती से वो घर में अकेली थी। मैंने पूछा, अब क्या इरादा है? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, ताज ने लंदन से आने में देर कर दी। अम्मी ने मेरा रिश्ता किसी और से तय कर दिया है। मैंने कहा, खुदा के वास्ते ऐसा न कहो। तुमने तो कहा था कि ताज के सिवा किसी से शादी ना करोगी। अब वो हौसला क्या हुआ? बोली, अम्मी अबू बूढ़े हो चुके हैं और अबू दिल के मरीज हो गए हैं। ताज ने 1 साल बाद आना था और 2 साल लगा दिए। मैं अब कोर्ट मैरिज तो नहीं कर सकती। अबू बीमार हैं, इनको कोई सदमा नहीं ना पहचाना चाहती, वो जान खो बैठेंगे। किस्सा मुख्तसर, ताजदार के दिल पर जो क़यामत गुजरी रकम नहीं कर सकती। 4 साल तक जिंदगी की हर खुशी से बेगाना रहे, आखिर मेरे वास्ते देने पर घर बसाने पर आमादा हो गए। बहरहाल मैंने उनकी शादी करवा दी, मगर किससे? सुनिए कर हैरत ही होगी कि जिससे एक बार भाई ने मजाक किया था, कुदरत ने इसी लड़की से उनका निकाह लिख दिया था। शायद कुदरत को उनका मजाक अच्छा न लगा कि इस घर से ही उनको रिश्ता मिला। जिस लड़की का मजाक उड़ाने को उसे घर बिलाकर बेरुखी करके इसका दिल दिखाया था। ये सब नसीबों की बातें होती हैं। इंसान जो नहीं सोचता हो जाता है, और जो सोच रहा हो तो नहीं होता। इसी को कुदरत की रज़ा कहते हैं, और इंसान इस मालिक की रज़ा के सामने बेबस होकर रह जाता है।